के गांव की पुरानी और रहस्यमयी हवेली के अंदर आधी रात को वीरेंद्र ने अपने सामने हैरत अंगेज नजारा देखा था। वीरेंद्र की जगह अगर कोई और इंसान होता तो अभी तक डर के मारे बेहोश पड़ चुका होता। बरखा नाम की लड़की ने हवेली के कमरे में चारों तरफ आग लगा दी थी ताकि जमीन पर पड़ी हुई दूसरी लड़की उसके अंदर जलकर मर जाए। ये देखकर वीरेंद्र का खून खौल उठा। वो उस कमजोर लड़की को बचाना चाहता था, इसीलिए वीरेंद्र जोर जोर से खिड़की पर हाथ मार रहा था। लेकिन न जाने क्यों उसके इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो खिड़की नहीं खुल रही थी। क्या मुसीबत है, इतनी शक्तियां किस काम की जब मैं ये मामूली सी खिड़की नहीं तोड़ पा रहा। वीरेंद्र बहुत ही असहाय और लाचार महसूस कर रहा था। बरखा किसी शैतानी चुड़ैल की तरह जोर जोर से हंस रही थी। इस जन्म की तरह मैं अगले जन्म भी वापस आऊंगी तुम्हारी जिंदगी में, और तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी, मेरी बात याद रखना। इतना कहकर बरखा ने अपने कंधों से नीचे लटके हुए लबादे को संभाला और कमरे के बाहर निकल गई। वो लबादा इतना लंबा था कि बरखा के आगे चलते वक्त वो उसके पीछे जमीन पर घिसटता हुआ जा रहा था। वीरेंद्र ने जैसे ही बरखा को कमरे से निकलते हुए देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो फौरन उसकी तरफ बढ़ते हुए गया और चिल्लाकर बोला, कैसी औरत हो तुम? दिल नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हारे पास? लेकिन बरखा आगे बढ़ गई। ये बात वीरेंद्र को बहुत अजीब लगी। तभी उसने वापस चिल्लाया, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये क्या किया तुमने अंदर अभी? वो बेचारी वहां पर मर जाएगी, कैसी औरत हो तुम? लेकिन बरखा ने फिर से कोई ध्यान नहीं दिया और वो सीधा सीधा कॉरिडोर में आगे और चलती गई। वीरेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कितनी बदतमीज औरत है ये, किसी की जान लेने के बाद कितने आराम से जा रही है, इसे अपने किए का अफसोस भी नहीं है। वीरेंद्र अपने आप से बोला। उसे बरखा पर घिन आ रही थी। तभी उसको अचानक कमरे के अंदर आग की लपटों में फंसी हुई उस लड़की का ख्याल आया। वो वो लड़की वो लड़की अंदर मर जाएगी, मुझे उसकी जान बचानी चाहिए। इतना कहकर वीरेंद्र वापस उस कमरे की तरफ भागा। आग तो बुरी तरीके से बढ़ गई है। कमरे के पास पहुंचकर जब वीरेंद्र ने बाहर से देखा तो आग की लपटें भीषण हो चुकी थी। ऐसे में वीरेंद्र के लिए अंदर जाकर उस लड़की को बचाना खतरे से खाली नहीं था। तभी वीरेंद्र ने हिम्मत करके कदम आगे रखा और जाने की कोशिश की। लेकिन तभी आग के अंदर जल रहा एक पर्दा उसके ठीक आगे आकर गिर गया। वो तो शुक्र हुआ कि वीरेंद्र ने वक्त रहते अपने कदम पीछे कर लिए, वरना उस जलते हुए पर्दे से वीरेंद्र का पैर जल भी सकता था। वीरेंद्र उचक उचक कर उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की अभी भी फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बदन में कोई हरकत नहीं हो रही थी। बरखा ने उसकी सारी शक्तियां खत्म कर दी थी, इसलिए अब उसके अंदर न के बराबर जान थी। बेचारी वो लड़की, आखिर ऐसा क्या कसूर रहा होगा उसका जो बरखा नाम की लड़की ने उसके साथ ऐसा किया? और वो बरखा किसके बारे में बात कर रही थी जिससे वो इस लड़की को अलग कर देगी? कौन है ये लोग और क्या कहानी है इनकी? वीरेंद्र का दिमाग चकरा रहा था। अचानक तभी कमरे की आग कुछ खतरनाक तरीके से बढ़ने लगी। सभी आग की लपटें एक जगह इकट्ठी होने लगी। वीरेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये सब क्या हो रहा है? आग लगने की वजह से हवेली के अंदर भूकंप भी आ रहा था। धीरे धीरे करके हवेली की जमीन हिलने लगी। उस वजह से छत पर लगे हुए लैंप्स और झूमर टूट टूट कर गिरने लगे। वीरेंद्र घबराकर इधर उधर देखने लगा। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर भूकंप आ रहा है। धीरे धीरे करके हवेली के जितने भी लैंप्स थे वो अपने आप फूटने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवेली तबाह होने वाली है। वीरेंद्र घबराने लगा। वो बचने के लिए इधर उधर देख रहा था। अचानक तभी वो भीषण आग की लपटें उसके सामने आकर एक जगह विशालकाय रूप लेने लगी। अगले ही पल लपटों ने एक राक्षस का रूप ले लिया। वो राक्षस दिखने में बहुत भयानक था। उसकी बड़ी बड़ी गुस्सैल आंखें थी और भयानक मुंह था। तभी उसने अपना मुंह खोलकर वीरेंद्र को उसके अंदर समाना चाहा। वीरेंद्र के डर के मारे पैर कांप रहे थे और वो घबरा कर चिल्लाया, नहीं, मेरे पास मत आना, नहीं, मेरे पास मत आना, बचाओ मुझे, बचाओ। वीरेंद्र, वीरेंद्र, उठो वीरेंद्र। शिवानी के सामने इस वक्त वीरेंद्र बेहोश पड़ा हुआ था। वो बहुत घबरा रही थी। हे भगवान, क्या हो गया इस लड़के को? एक तो देर रात न जाने यहाँ पर कैसे पहुंच गया। ये बिल्कुल ही पागल है। वीरेंद्र, आंखें खोलो अभी के भी। देखो वीरेंद्र, मुझे तंग मत करो। अगर तुम मजाक कर रही हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठो वीरेंद्र। शिवानी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करूं मैं? शिवानी इधर उधर देखने लगी। अचानक तभी उसे एक आइडिया आया। वो फौरन उठकर हवेली के बाहर भागी
हवेली के पास वाले कुएं से थोड़ा सा पानी अपनी हथेली में लेकर शिवानी 5-10 मिनट के बाद आई। वो हौले से जमीन पर बैठी और पूरा पानी वीरेंद्र के मुंह पर छिड़क कर बोली, वीरेंद्र उठो। अचानक तभी वीरेंद्र की आंखें धीरे धीरे करके खुली। जब उसने अपनी आंखें पूरी खोल ली तो वो एकदम चौंक कर उठा और इधर उधर देखने लगा। मैं कहां हूं? तभी शिवानी फौरन बोली, थैंक गॉड तुम उठे तो सही, वरना मुझे लगा कि आज सारी रात मुझे इस खंडर हवेली में गुजारनी पड़ेगी। शिवानी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और मैं यहाँ पर पहुंचा कैसे? मैं यहाँ लेट कर क्या कर रहा था? मुझे बताओ ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वीरेंद्र परेशान हो रहा था। तभी शिवानी अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम घर में नहीं थे। आधी रात को जब मैंने मेन डोर खुला हुआ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम शायद कहीं बाहर चले गए। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिले। जब मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई तो हवेली के बाहर मुझे तुम्हारी चप्पल नजर आई, इसलिए मैं अंदर पहुंच गई। यहाँ आकर मैंने देखा कि तुम बेहोश पड़ी हुई हो। शिवानी के मुंह से ये सब सुनकर वीरेंद्र की आंखें फौरन बड़ी हो गई। अचानक तभी उसे धीरे धीरे करके सब कुछ याद आने लगा। कैसे वो रात के वक्त पल्लू के पीछे पीछे हवेली तक आ गया, फिर हवेली में उसका बरखा और एक लड़की के बीच की लड़ाई को देखना, और उसके बाद भीषण आग का लग जाना, जिसके डर की वजह से वो बेहोश पड़ गया। आ गया, मुझे सब याद आ गया। तभी वीरेंद्र ने हैरान होकर कहा। शिवानी उसकी शक्ल देखने लगी। वीरेंद्र भौचक्का होकर पूरी हवेली को देखने लगा और उसके होश उड़ गए। इस हवेली को क्या हो गया? यहाँ पर तो बहुत रोशनी थी और वहां पर बहुत सारी कैंडल्स चल रही थी और काफी रोशनी थी, और अब इसको क्या हो गया? वीरेंद्र शॉक था, क्योंकि इस वक्त हवेली की हालत किसी खंडर की जैसी हो रही थी। वहां बहुत ज्यादा धूल थी, चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे, और रोशनी के नाम पर हवेली में सिर्फ खिड़कियों से झलकर चांदनी की रोशनी आ रही थी। वीरेंद्र चौंक कर अपनी जगह पर से उठ गया और बावलों की तरह इधर उधर हवेली में भटकने लगा। यहाँ पर एक कांच की टेबल रखी हुई थी, जो कि बाहर की थी, इंपोर्टेड, और उसके ऊपर एक वास था, इटली का। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। और ये सोफा, इस सोफे को क्या हो गया? ये तो ईरान का सोफा था, इंपोर्टेड लेदर वाला, और अब देखो इसकी क्या हालत हो गई है। शिवानी, अब क्या हो गया इस हवेली को? थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर बड़ी रौनक थी। शिवानी हैरान होकर वीरेंद्र की इस हालत को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वीरेंद्र, मेरी बात सुनो। नहीं शिवानी, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। यहाँ पर इतनी सारी कैंडल्स लगी हुई थी और यहाँ बड़े बड़े पर्दे थे। सच में ये हवेली बहुत सुंदर थी थोड़ी देर पहले। शिवानी वीरेंद्र को रोकने और समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वीरेंद्र मानने को तैयार ही नहीं था। और वहां पर वो रेलिंग पर वहां पर एक कमरा था जहां पर दो लड़कियों की आपस में लड़ाई हो रही थी। एक लड़की ने दूसरी लड़की को बहुत बुरी तरीके से हराया, जिस वजह से वो लड़की बेचारी वो मर गई। फिर यहाँ पर आग लग गई और आग में एक राक्षस था। शिवानी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो राक्षस बहुत खतरनाक था। शिवानी, वो वीरेंद्र मेरी बात सुनो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही लंबी कांच की टेबल थी और उसके अंदर एक महंगा स्टोन लगा हुआ था। वीरेंद्र, शांत हो जाओ। शिवानी ने वीरेंद्र को कस के पकड़कर हिलाया, जिसके बाद वीरेंद्र शांत पड़ गया। क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वो कैंडल्स, टेबल, सोफा कुछ भी नहीं है यहाँ। देखो अपनी आंखों से, ये हवेली खंडर है। मैं तुम्हें उस दिन भी कह रही थी ना, बहुत सालों पुरानी है ये जगह। यहाँ पर कुछ भी इंपोर्टेड या फिर अच्छा सजा हुआ नहीं है। ये बहुत सालों से बंद है, करीब 100 साल या फिर उससे भी ज्यादा। और उसके बाद से यहाँ पर कोई नहीं आया है। मकड़ियों के जाले और धूल के सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखो अपनी आंखों से। तभी शिवानी ने वीरेंद्र को सोफे पर किलो के हिसाब से जमी हुई धूल मिट्टी को दिखाते हुए कहा। वीरेंद्र एकदम शांत था, लेकिन वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। तभी शिवानी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, वीरेंद्र, तुम बहुत परेशान लग रहे हो मुझे। हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वो सब असलियत में हुआ है। और वैसे तुम यहाँ पर आए कैसे? क्या तुम्हें नींद में चलने की आदत है? यह सुनकर वीरेंद्र को अपने मन में बल्लू का ख्याल आया। नहीं, मैं शिवानी को बल्लू के बारे में नहीं बताऊंगा, वो मेरी उस बात का कभी यकीन नहीं करेगी। तभी वीरेंद्र ने शिवानी को देखते हुए कहा, हाँ हाँ, शायद मुझे नींद में चलने की आदत है, इसलिए मैं चलते चलते यहाँ पर आ गया हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, कभी कभी ऐसे ही होता है। नींद में चलते चलते इंसान कहीं भी पहुंच जाता है और फिर वहां पर जाकर उसे अजीब अजीब सपने आते हैं और उसको ऐसा लगता है जैसे वो सब असलियत में हुआ था। तुम टेंशन मत लो, अब हम घर चलते हैं
और तुम अच्छे से रेस्ट करना। फिर देखना जब तुम सुबह सोकर उठोगे ना तो ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा, पक्का। शिवानी की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा वीरेंद्र के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी वीरेंद्र ने देखा था शिवानी उस पर कभी भी यकीन नहीं करने वाली थी। और शिवानी ही क्या, कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि ये बात ही इतनी पेचीदा और रहस्यमयी थी। वहां से जाने से पहले एक आखिरी बार वीरेंद्र उस पूरी हवेली को गौर से देख रहा था। यकीन नहीं आ रहा मुझे, जिस हवेली को मैंने थोड़ी देर पहले देखा था वो हकीकत थी या फिर ये। तभी उसने रेलिंग की तरफ देखा, जिसकी दूसरी तरफ वो कमरा था जहां पर आग लगी थी। क्या उस कमरे में सच में आग लगी थी? और अगर मैंने दो लड़कियों को साक्षात अपनी आंखों से लड़ते हुए देखा है तो फिर ये सब कुछ झूठ कैसे हो सकता है? और शिवानी के आते ही वो सब कुछ कहां चला गया? क्या वो मेरा भ्रम था? सच है क्या? क्या है? मैं जिस पर विश्वास कर रहा हूं वो, या फिर जिस पर शिवानी विश्वास करना चाहती है वो? वीरेंद्र को हवेली का रहस्य अंदर ही अंदर खाए चला जा रहा था। अगर वो थोड़ी देर वहां पर और रुकता तो शायद पागलों की तरह चिल्लाने लगता। तभी उसने शिवानी से कहा, अब चलो शिवानी, हमें यहां से चलना चाहिए, काफी रात हो गई है। हाँ हाँ चलो। शिवानी भी उसके साथ वहां से निकलने के लिए रेडी हो गई। वो दोनों गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक तभी उन्हें एक बहुत जोर की आवाज सुनाई पड़ी। वीरेंद्र और शिवानी के कदम एकदम चलते चलते रुक गए। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर किस चीज की आवाज थी वो? क्या कोई नई मुसीबत वीरेंद्र और शिवानी पर आ गई थी? क्या वो दोनों वापस जाकर हवेली में उस आवाज के पीछे का कारण जानेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ये कैसी आवाज थी वीरेंद्र? शिवानी ने डरते हुए कहा। वीरेंद्र भी फौरन बोल पड़ा, पता नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज गिरी है, भारी भरकम। क्या हमें वापस पलटकर देखना चाहिए? शिवानी ने पूछा। देख तो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर दिक्कत वाली बात हुई भी तो मैं हूं ना उसका सामना करने के लिए। भले ही अंदर वीरेंद्र घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो मुश्किलों से बच के भागने वालों में से नहीं था। तभी शिवानी ने डरते हुए कहा, ठीक है, अब एक साथ मुड़ते हैं, ओके? 1 2 3। तभी वो दोनों धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़े। पीछे पलटने पर उन दोनों को वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो फिर वो आवाज कैसी थी? शिवानी ने कहा। तभी वीरेंद्र ने 2-3 कदम आगे लेकर देखा। हाँ, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। शायद वो आवाज वहां ऊपर से आई थी। वीरेंद्र ने रेलिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऊपर से? क्या ऊपर जाकर देखना है? शिवानी ने घबराते हुए पूछा। तभी वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखकर कहा, चल ही लेते हैं, हो सकता है जितनी हम टेंशन ले रहे हैं बात उतनी खतरनाक हो ही ना। वीरेंद्र की बात पर शिवानी ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से वो काफी डर रही थी। अब लेकिन रुको एक सेकंड। इतना कहकर शिवानी भागती हुई वीरेंद्र के करीब आई और उसकी बाजू को पकड़ते हुए बोली, अब प्लीज मुझे अपने पीछे पीछे लेकर चलना। इतनी पुरानी और अजीब सी हवेली है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारी बाजू पकड़ के पीछे पीछे चलूंगी। शिवानी की बात सुनकर वीरेंद्र एकदम चीख गया। जिस विश्वास से शिवानी ने उसकी बाजू को पकड़ा हुआ था वो चीज वीरेंद्र के दिल को छू गई। तभी उसने इधर उधर देखकर कहा, हाँ चलो अब चलते हैं। इतना कहकर वीरेंद्र सावधानी से कदम लेते हुए ऊपर की ओर जाने लगा। शिवानी डर के मारे उसे चिपक कर चल रही थी और बीच बीच में घबराकर अपने आसपास भी देख रही थी। रिलैक्स शिवानी, तुम कुछ ज्यादा ही डर रही हो, कुछ भी नहीं होगा, मेरा भरोसा रखो, वीरेंद्र ने कहा। पता नहीं वीरेंद्र, लेकिन मुझे ऐसी जगह से बहुत डर लगता है। यह हवेली न जाने कितने सालों से बंद थी। भगवान जाने यहाँ पर क्या क्या रह रहे होंगे, भूत चुड़ैल डायन सब कुछ। तभी वीरेंद्र हंसने लगा और शिवानी ने अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? हाँ, चुड़ैल सबसे पहले आकर ना तुम्हें ही खाएगी। तभी वीरेंद्र ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे तो किसी चुड़ैल का डर ही नहीं। क्यों? क्या तुम्हारी चुड़ैल से फ्रेंडशिप है जो वो आकर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगी? शिवानी ने फौरन कहा। तभी वीरेंद्र उसको लुक देते हुए बोला, हाँ है ना, मेरी दोस्ती तुमसे है। तुम हो तो सही इस दुनिया की सबसे बड़ी चुड़ैल। तुम्हारे रहते तो असली चुड़ैल को भी तुम्हारी शक्ल देख के डर लग जाए। ये बोलकर वीरेंद्र फिर से हंसा और शिवानी को गुस्सा आ गया। उसने वीरेंद्र का हाथ छोड़ दिया। अच्छा, मैं चुड़ैल हूँ? अब देखना तुम बेटा, दूर रहो मुझसे, मैं खुद ऊपर जा सकती हूँ, ठीक है? आई बात समझ में? इतना कहकर शिवानी खुद वीरेंद्र के आगे आगे चलने लगी। अरे रुक जाओ,
ऊपर सच में कोई भूत आ जाएगा, फिर बचाती रहना खुद को अपने आप से। कोई भूत नहीं है यहाँ पर, आई बात समझ में? और हुआ भी तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। शिवानी ने उसे जवाब दिया और उसके बाद वो आगे बढ़ने लगी। 2 मिनट बाद वीरेंद्र जब ऊपर के फ्लोर पर पहुंचा तो उसे शिवानी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। शिवानी, किधर हो तुम? वीरेंद्र इधर उधर देखकर बोला। शिवानी, कहां हो? वीरेंद्र को कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था, शिवानी कहीं भी नहीं थी। अचानक तभी वीरेंद्र घबराने लगा। शिवानी, कहां हो? ये कोई मजाक का वक्त नहीं है, और अगर तुम छुपी हुई हो तो बाहर आ जाओ। हल्के हल्के कदम लेते हुए वीरेंद्र ने कहा। जब उसे इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला तो वीरेंद्र के होश उड़ गए। अब कहां चली गई शिवानी? ये तो सच में यहां नहीं है। पागल लड़की है बिल्कुल। मैंने उससे कहा था कि मेरे साथ साथ चले, लेकिन नहीं, हमेशा सबसे आगे रहना है, मुझसे लड़ाई करनी है। हे भगवान, कहां चली गई शिवानी? अब कहां ढूंढूं इसे मैं? एक तो वैसे ही हवेली इतनी अजीब सी है। शिवानी, कहां हो शिवानी? वीरेंद्र चिल्लाते हुए पूरे कॉरिडोर में इधर से उधर जा रहा था, लेकिन उसे शिवानी कहीं भी नहीं दिख रही थी। तभी चलते चलते वीरेंद्र को एक कमरा खुला नजर आया। वो वापस पीछे आया और कमरे की तरफ देखने लगा। कहीं शिवानी अंदर तो नहीं गई होगी? शिवानी, तुम अंदर हो क्या? वीरेंद्र अंदर जाते हुए बोला। उस कमरे के अंदर खूब अंधेरा था। वहां पर कुछ पुराना धुराना सामान भरा हुआ था। वहां इतना सामान था कि वो कमरा कमरा नहीं, किसी कबाड़ खाने जैसा लग रहा था। अचानक तभी वीरेंद्र के सिर पर से एक चमगादड़ उड़कर गई। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। तभी वीरेंद्र ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ पर शिवानी नहीं है, मुझे बाहर ही देखना पड़ेगा। अचानक तभी जैसे ही वो मुड़ा, शिवानी ने तेज से चिल्लाकर उसे डरा दिया। वीरेंद्र जोर से चिल्लाया और डर के मारे पीछे की ओर गिर गया। देखा, डरा दिया ना मैंने तुम्हें। ये शिवानी ताली बजाकर खुश होने लगी। वीरेंद्र ने जब अपनी आंखों के सामने सही सलामत शिवानी को खड़े देखा तो वो एकदम चौंक गया। शिवानी, तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढ रहा था। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया, और ये क्या भद्दा मजाक है? अच्छा, मजाक करने का हक सिर्फ तुम्हें है क्या? कुछ देर पहले तुमने भी तो मुझसे मजाक किया था ना कि मैं चुड़ैल जैसी लगती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक कर दूं। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा मजाक? शिवानी इतरा कर बोली। वीरेंद्र उसे गुस्से में देख रहा था। तभी शिवानी हल्की सी झुकी और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, चलो अब गुस्सा थूक दो और उठ जाओ। तभी वीरेंद्र अपने हाथ साफ करते हुए शिवानी के हाथ को पकड़ने लगा, लेकिन तभी वीरेंद्र ने भी अपनी हरकत दिखा दी और शिवानी का हाथ खींच लिया। अरे! शिवानी सीधा जाकर वीरेंद्र की बाहों में आ गई थी और वो दोनों करीब से एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों के बीच में बहुत कम फासला था। शांति इतनी थी कि वीरेंद्र को शिवानी की सांसों की घबराहट महसूस हो रही थी। उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। वीरेंद्र चाहता तो उस मौके का खूब फायदा उठा सकता था, लेकिन तभी वो हंसने लगा और शिवानी से बोला, कैसा लगा मेरा मजाक? डरी सहमी सी शिवानी अचानक मुस्कुरा पड़ी। उसे 2 मिनट पहले लग रहा था कि शायद उसके साथ वीरेंद्र कुछ ऐसा वैसा करने वाला है, लेकिन बाद में उसके हंसने पर शिवानी नॉर्मल हो गई। तो उस कबाड़ खाने से भरे हुए कमरे से बाहर निकलने के बाद वीरेंद्र और शिवानी फिर से उसी आवाज का पीछा करने लगे जिसने उन दोनों को जाते जाते रोक लिया था। शिवानी, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, वीरेंद्र ने इरिटेट होकर कहा। अचानक तभी शिवानी की नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वो चौंक गई। वीरेंद्र, वो देखो वहां पर। उसने अपनी उंगली से इशारा किया। वीरेंद्र ने जब उस डायरेक्शन में देखा तो वो भी हैरान हो गया। उस स्पॉट पर कोई चीज गिरी हुई थी। कुछ है वहां, चलो चलकर देखते हैं। उस चीज के करीब जाकर शिवानी फ्लोर पर बैठ गई और बोली, ये तो दिखने में कोई पेंटिंग जैसी लग रही है। अचानक तभी बाहर से बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। वो दोनों हैरान हो गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये मौसम को क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तक तो आसमान बिल्कुल साफ था, फिर अब ये बिजली कैसे कड़क रही है? शिवानी बोली, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, एक लड़का लड़की हवेली के अंदर रात में है, उनको कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा राज उनके सामने आने वाला हो, इसीलिए तभी ऐसी बिजली कड़कती है। वीरेंद्र ने मजाकिया मूड में कहा, तुम भी ना वीरेंद्र, कुछ भी बोलते हो।
शिवानी हंसकर बोली, लेकिन ये है क्या चीज? दिखने में तो कार्डबोर्ड जैसा लग रहा है। अब इसे उठाकर देखो जरा, वीरेंद्र ने कहा। तभी शिवानी ने उस बड़े से गत्ते को उठाया। ये तो बहुत ज्यादा भारी है वीरेंद्र, अब मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी। तभी वीरेंद्र भी नीचे बैठ गया और शिवानी की हेल्प करते हुए उस गत्ते के टुकड़े को सीधा खड़ा करने लगा। बाहर मौसम काफी खराब हो रहा था। लगातार बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब तो तेज तेज आंधी भी चलने लगी थी, जिसकी वजह से हवेली की खिड़कियों में हवा के झटके आकर लग रहे थे। हवेली के अंदर जो सूखे पत्ते पड़े थे वो भी हवा की वजह से इधर उधर उड़ने लगे। माहौल बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। तभी शिवानी और वीरेंद्र ने उस टुकड़े को खड़ा करके जब सीधा किया तो वो एकदम शॉक्ड रह गए। उस कार्डबोर्ड के टुकड़े पर दरअसल एक पेंटिंग बनी हुई थी और वो पेंटिंग एक लड़का और लड़की की थी। 2 सेकंड के लिए तो वो दोनों बस हैरान होकर उस पेंटिंग को घूरे ही चले जा रहे थे। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? शिवानी हैरान होकर बोली, मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये तस्वीर हम दोनों की जैसी क्यों लग रही है? ये लड़की बिल्कुल तुम्हारी जैसी और ये लड़का मेरे जैसा। ऐसा ऐसा तो कैसे मुमकिन है? दरअसल उस पेंटिंग के अंदर जो लड़का लड़की थे वो बिल्कुल वीरेंद्र और शिवानी जैसे लग रहे थे। दिखने में वो पेंटिंग काफी सालों पुरानी लग रही थी, लेकिन उसमें जो दोनों शख्स थे वो हूबहू वीरेंद्र और शिवानी की शक्ल से मेल खा रहे थे। शिवानी ने उस पेंटिंग को छोड़ दिया और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। वीरेंद्र उसके इस रिएक्शन से घबरा गया और पेंटिंग को छोड़कर खड़ा हो गया। वीरेंद्र, ये सब क्या है? तुम देख रहे हो? ये दोनों हम कैसे हो सकते हैं? वीरेंद्र भी परेशान था। तभी उसने शिवानी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शिवानी, घबराओ मत। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। कोई ना कोई नहीं, ये चक्कर बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये दोनों, ये कौन है और इनकी फोटो यहाँ पर क्यों लगी हुई है? कहीं पहले यहाँ पर रहते थे, और अगर ये रहते भी थे तो हमारे जैसे ये कैसे लग सकते हैं? शिवानी काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, इसीलिए लगातार बोले चली जा रही थी। वीरेंद्र भी अंदर ही अंदर परेशान था। ये सब क्या हो रहा है? आज की रात और कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? पहले तो ये हवेली, इसमें अजीबोगरीब हरकतें, और अब ये पेंटिंग जिसमें मेरी और शिवानी की तस्वीर बनी हुई है। कौन है ये दोनों और ये हमारे जैसे क्यों लग रहे हैं? वीरेंद्र, चलो यहाँ से। अब मैं यहाँ पर एक पल नहीं रुकने वाली। यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है। अगर हम 2 मिनट भी और रुके तो पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा हमारे सामने। शिवानी वीरेंद्र का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। वीरेंद्र हिचकिचाया। अब नहीं शिवानी, मैं अपने सवालों के जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी शिवानी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है। अब हमारे सवालों के जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, और वो है डॉली आंटी। जब वीरेंद्र ने शिवानी की ये बात सुनी तो वो एकदम सुन्न पड़ गया। अब चलो यहाँ से। शिवानी वीरेंद्र का हाथ खींचते हुए वहां से ले गई। उन दोनों की वो पेंटिंग वहीं नीचे पड़ी रह गई। हवा चलने की वजह से सूखे पत्ते उस पेंटिंग के इर्द गिर्द जाकर बिखर गए। क्या राज था उस पेंटिंग के पीछे का? क्या वो लड़का लड़की सच में वीरेंद्र और शिवानी थे, या फिर किसी ने उन दोनों के साथ गंदा मजाक करने की कोशिश की थी? क्या डॉली को उस हवेली के बारे में कुछ पता था, और क्या वो वीरेंद्र और शिवानी के सवालों का जवाब दे पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। चलो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से। शिवानी घबराते हुए वीरेंद्र के साथ हवेली से निकल गई। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत अजीब जगह है ये। डॉली आंटी ठीक बोलती थी, कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। अब सुबह वही बताएंगी हमें कि आखिर चक्कर क्या है, क्या राज है इस हवेली के पीछे, और वो पेंटिंग में लड़का और लड़की हमारे जैसे क्यों लग रहे थे? शिवानी बहुत पैनिक कर रही थी। शिवानी की बात का वीरेंद्र कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके अंदर तो एक अलग ही उधेड़बुन चल रही थी। शिवानी के आने से पहले उसने हवेली के अंदर जो कुछ भी होते हुए देखा था वो सब कुछ अभी तक उसके दिमाग से निकल नहीं पाया था। घर पहुंचकर शिवानी ने फटाफट मेन डोर को अंदर से लॉक कर दिया और वो हाँफते हुए वीरेंद्र से बोली, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ, ठीक है? और ऐसे सोना कि आंटी को बिल्कुल भी शक ना हो कि हम दोनों रात को कहीं निकले, वरना अगर उनको पता चलेगा ना तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? अब जाओ सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। शिवानी फटाफट अपने कमरे की तरफ भाग गई। तभी वीरेंद्र ने एक लंबी सांस भरी और वो भी अपने कमरे के अंदर चला गया।
सुबह सुबह आंख मलते हुए जब वीरेंद्र ने अपने फोन की तरफ देखा तो एकदम उछल पड़ा। शिट, 10 बज गए। मेरी बस तो 7 बजे की थी। इतने सारे अलार्म लगाए थे तब भी मेरी आंख कैसे नहीं खुली। वीरेंद्र परेशान हो गया। अब तो सीधा दोपहर की बस मिलेगी। क्या परेशानी है यार। वीरेंद्र, शिवानी, जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। तभी अपने कमरे से सर खुजाते हुए शिवानी निकलती हुई आ रही थी। दूसरी ओर वीरेंद्र भी बहुत थका थका नजर आ रहा था। वो दोनों नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ गए। डॉली हैरान होकर उन दोनों की शक्लों को देख रही थी। क्या हो गया तुम दोनों को? इतने थके थके क्यों नजर आ रहे हो? रात को सोए नहीं थे क्या? डॉली का सवाल सुनकर वीरेंद्र और शिवानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि रात के वक्त नींद उड़ जाने की वजह क्या थी। अरे बोलो भाई, आखिर बात क्या है? एक तो 11 बजे नाश्ता करने के लिए आए हो, और वीरेंद्र तुम्हें तो 7 बजे वाली बस से जाना था ना, तो फिर लेट कैसे हो गए? मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता भी तैयार करके रख दिया था रात में, ताकि सुबह खाकर तुम आराम से निकल जाओ। तभी वीरेंद्र हल्की आवाज में बोला, जी आंटी, जाने का प्लान तो था, लेकिन पता नहीं मेरी आंख ही नहीं खुली। शायद रात को कुछ ज्यादा ही थक गया था। तभी इस बात पर डॉली अपना सिर हिलाने लगी। कोई बात नहीं, दोनों नाश्ता करो, गरम गरम आलू के पराठे खाओ। अभी देखना 5 मिनट के अंदर ही अंदर दोनों में खूब एनर्जी आ जाएगी। ये बोलते वक्त डॉली ने जब फ्लोर की तरफ देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गई। ये फर्श पर किसकी चप्पलों के निशान है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीचड़ में सान कर लेकर आया है। शिवानी ने जब फ्लोर की तरफ देखा तो उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। वो अपने मन ही मन सोचने लगी, शिट, शायद रात को हम दोनों में से किसी के पैर कीचड़ के अंदर चले गए होंगे। ये उसी का निशान लग रहा है। कितना गंदा लग रहा है, अब साफ करना पड़ेगा। लेकिन हुआ कैसे ये? शिवानी, तेरी चप्पल गंदी थी क्या? हाँ, उसने घबरा कर कहा। तभी डॉली हैरान हो गई और बोली, क्या हो गया तुझे? इतनी चौंकी हुई क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। वो मैं रात को ढंग से सो नहीं पाई, काफी मच्छर काट रहे थे ना, इसलिए। अरे मच्छर काट रहे थे तो मॉर्टिन लगा लेती, नींद क्यों खराब कर रही थी अपनी? डॉली ने कहा। तभी शिवानी इस बात पर गंदा सा मुंह बनाने लगी। दूसरी ओर वीरेंद्र की हालत भी कुछ अजीब सी हो रही थी। डॉली उन दोनों को आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी। अचानक तभी शिवानी ने अपना हाथ टेबल पर जोर से पटका और डॉली की तरफ देखकर कहा, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ डॉली आंटी। ये सुनकर डॉली दंग रह गई और दबी हुई आवाज में बोली, क्या हुआ शिवानी तुझे? ये तू कैसी बातें कर रही है? हाँ, मैं आपसे इतनी देर से झूठ बोल रही हूँ। ये चप्पल के निशान मेरे ही हैं, क्योंकि मेरी चप्पल रात को भागते वक्त गंदी हो गई। वीरेंद्र की बस गलती से नहीं छूटी, बल्कि जानबूझकर छूटी, क्योंकि वो रात को बहुत देर से सोया था। मुझे रात को इसलिए नींद नहीं आ पाई क्योंकि आधी रात में मुझे कहीं जाना पड़ गया था। हम दोनों आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम कल रात देर तक घर पर नहीं थे। हम रात को घर से बाहर निकले थे। ये सुनकर डॉली शॉक रह गई और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करती हुई बोली, क्या तू बाहर गई थी, और वो भी वीरेंद्र के साथ? क्यों और कहाँ गए थे तुम लोग? डॉली ने डांटते हुए पूछा। तभी शिवानी ने एक लंबी सांस भरी और उसे समझाया, हम दोनों कल रात में उसी पुरानी हवेली गए। हवेली का नाम सुनते ही डॉली की आंखें बाहर आ गई। वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोली, क्या पुरानी हवेली गए थे? वही हवेली जो हमारी पुश्तैनी जमीन के पास है? उसने कंफर्म करने के लिए पूछा। तभी शिवानी ने धीरे से अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ, उसी हवेली गए थे हम। ये सुनकर डॉली के तन बदन में आग लग गई। तेरा दिमाग खराब हो गया है शिवानी, तू आधी रात को उस हवेली के अंदर गई थी। तुझे अंदाजा भी है कि तू क्या बोल रही है? शिवानी के पास बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो नजरें नीची करके किसी मुजरिम की तरह बैठी हुई थी। ए भगवान, ये क्या सुन रही हूं मैं? ये लड़की पागल है। ये लड़की उस हवेली में गई थी आधी रात को, जिस इलाके में मैं इसको शाम तक में भटकने से मना करती हूँ। ये आधी रात को गई थी वहां, और वो भी वहां अंदर। डॉली के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। वो रिएक्ट नहीं, बल्कि ओवर रिएक्ट कर रही थी। इस बात को शिवानी बहुत अच्छे से नोट कर रही थी, इसीलिए हवेली के अजीबो गरीब राज को लेकर शिवानी अब और ज्यादा पक्की हो गई। आंटी प्लीज, आप इतना गुस्सा मत करिए। हम दोनों वहां पर मजे करने के लिए नहीं गए थे। अच्छा, मजे करने नहीं गए थे तो क्या वहां पर अपनी रिसर्च करने के लिए गई थी तू? डॉली गुस्से में चिल्लाई। नहीं आंटी, अब मेरी पूरी बात तो सुनिए। रात को वीरेंद्र को स्लीप वॉक करने की आदत है ना, इसलिए वो चलते चलते वहां चला गया था। जब मुझे पता चला कि वो घर में नहीं है तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई, और फिर मैंने उसे हवेली में बेहोश पाया। उसके बाद वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हम सब एकदम शॉक्ड रह गए।
जब डॉली ने शिवानी की बातें सुनी तो वो एकदम ठंडी पड़ गई। घबराहट के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे, चेहरा लाल पड़ गया और आंखों के अंदर पानी आने लगा। देख लिया तूने सब कुछ वहां पर? क्या देखा? डॉली पागलों की तरह बात कर रही थी। तभी शिवानी इधर उधर देखकर बोली, अब हमने वहां पेंटिंग देखी थी। उस पेंटिंग के अंदर जो लड़का लड़की थे वो बिल्कुल हमारी तरह लग रहे थे। डॉली ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। जरा सा भी डिफरेंस नहीं था हमारे बीच में। वो दोनों हूबहू हमारी कॉपी थे। अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं और वीरेंद्र ही थे। लग नहीं रहा था, बल्कि ये बात बिल्कुल सही है कि वो फोटो हम दोनों की ही थी, लेकिन पहनावा अलग था। उस पेंटिंग को भी देखकर लग रहा था कि वो बहुत पुरानी है। इस बात से हम बहुत ज्यादा घबरा गए आंटी। कल रात से हम दोनों को सुकून नहीं मिला है। शिवानी ने वीरेंद्र की तरफ देखकर कहा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको इस सब के बारे में पता है? ये सुनकर डॉली के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने शिवानी से ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। घबराहट के मारे उसके पसीने निकलने लगे। आंटी, मैं जानती हूँ आपको कुछ तो पता है, तभी आप मुझे हवेली के आसपास जाने से भी मना करती हैं, क्योंकि आपको कुछ तो ऐसा पता है हवेली के बारे में जो मुझे नहीं पता, और मैं वो जानना चाहती हूँ। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो हवेली बहुत ही ज्यादा अजीब है। एक बार ही जाकर मैंने वहां महसूस कर लिया कि वहां कुछ तो ऐसा है जो एक राज बनकर रह रहा है। कोई ऐसी बात जो बाहर आने के लिए बेकरार है, लेकिन अगर आ गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और फिर वो पेंटिंग देखकर तो मेरा दिमाग बौखला चुका है। आंटी प्लीज मुझे बताइए कि कौन है वो दोनों? क्या वो पहले उस हवेली में रहते थे? और वो दोनों हम दोनों की तरह क्यों दिखते हैं? शिवानी के सवालों की वजह से डॉली को घबराहट होने लगी। वो अपने हाथ आपस में मलने लगी। तभी उसने ग्लास के अंदर पानी डाला और गटागट पूरा पानी पी लिया। ये देखकर शिवानी हैरान हो गई और वीरेंद्र की शक्ल देखने लगी, और वीरेंद्र को भी डॉली की हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो हैं? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? आप बहुत टेंशन में लग रही हैं, शिवानी ने डरते हुए कहा। तभी डॉली ने बात को पलटते हुए कहा, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। वो बस मेरा ना कल रात से बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तभी शिवानी ने वीरेंद्र की शक्ल दोबारा देखी। आंटी मैंने आपसे कुछ पूछा है, प्लीज मुझे बताइए कि क्या राज है उस हवेली का? वहां के मालिक कौन थे और वो इतने सालों से बंद क्यों है? क्या अब वहां पर कोई नहीं रहता, या फिर कोई इंसान है जिसकी कस्टडी में वो हवेली है? डॉली इस बात पर शिवानी की शक्ल देखने लगी। नहीं, किसी के पास कस्टडी नहीं है वहां की, और तुम मुझसे ये सब सवाल मत करो, क्योंकि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। डॉली ने तुनकते हुए जवाब दिया। ये सुनकर शिवानी की शक्ल बिगड़ गई और वो फौरन बोली, क्या आपको सच में कुछ नहीं पता वहां के बारे में? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, और आइंदा मुझसे उस हवेली के बारे में कुछ भी नहीं पूछना। लेकिन आंटी आप इतने सालों से यहाँ पर रह रही हैं, और आपकी फैमिली वाले भी तो यहीं रहते थे ना, इसलिए उनको तो पता ही होगा ना इस हवेली के बारे में। तो फिर आप मुझे क्यों नहीं बता रही हैं? शिवानी बच्चों की तरह जिद करना बंद करो। मैंने एक बार कहा ना कि मुझे नहीं पता उस हवेली के बारे में कुछ भी, तो फिर जबरदस्ती मैं तुम्हें कुछ बताऊं? डॉली अचानक चिढ़ गई। शिवानी और वीरेंद्र दोनों को उसका बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके छोटे से सवाल से वो बहुत ही ज्यादा एजिटेट हो गई। अच्छा, अगर आपको कुछ नहीं पता तो फिर मेरा उस हवेली से क्या रिलेशन है, और वीरेंद्र का, क्योंकि वहां पर जो फोटो थी उसमें हम दोनों थे, ये बात एकदम क्लियर है। तभी डॉली अपना सिर पकड़ने लगी। शिवानी तुम सच में एक छोटी बच्ची हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है जब तुम दोनों उस हवेली में कभी गए ही नहीं, वहां से किसी को जानते ही नहीं, तो तुम्हारी फोटो वहां पर क्या करेगी? और अगर तुम्हारी फोटो वो थी भी, तो हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे साथ गंदा मजाक करने की कोशिश की हो। शिवानी दंग रह गई। उसने डॉली से हर तरीके की जवाब की उम्मीद की थी, लेकिन इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की। आंटी, आप क्या बोल रही हैं? मेरे साथ मजाक कोई क्यों करेगा, और वो भी इतना अजीब और आधी रात में? तभी डॉली ने एक आह भरकर कहा, क्यों नहीं कर सकता शिवानी? जरा सोचो, कल ही तुम्हारा किशोर और उसके आदमियों के साथ झगड़ा हुआ था। हो सकता है ये सब उसी का किया धरा हो। वैसे भी वो तुम दोनों से कितना ज्यादा चिढ़ता है, इसलिए तुम्हें बस तंग करने के लिए उसने ये सब किया होगा। डॉली की बात सुनकर भी वीरेंद्र न जाने क्यों इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ये राज और भी गहरा होता जा रहा था। क्या डॉली सच बोल रही थी, या फिर वो शिवानी और वीरेंद्र से कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही थी? क्या शिवानी उसकी बातों में आ जाएगी, या फिर वीरेंद्र के साथ मिलकर वो पेंटिंग के पीछे की स्टोरी के बारे में पता लगाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड्स। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट एफएम कॉइन्स।
डॉली के जवाब ने शिवानी को हिलाकर रख दिया था। सच में आंटी, आप इस बात को इतनी लाइटली कैसे ले सकती हैं? शिवानी ने हैरान होकर कहा। तभी डॉली इरिटेट होकर बोली, मैं लाइटली नहीं ले रही, मैं तुम्हें इस बात का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि ये सब कुछ पक्का किशोर का किया धरा है। वो वैसे भी तुम दोनों से चिढ़ा बैठा है, इसलिए तंग करने के लिए उसने ये सब किया होगा। तभी शिवानी इरिटेट होकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। अब मुझे इस बात पर और कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, तुम चुपचाप अपना नाश्ता करो, डॉली ने कहा। नहीं करूंगी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ आंटी, मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे अपनी लाइफ के बारे में जानने का, अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने का पूरा पूरा हक है, शिवानी ने सख्ती से कहा। ये सुनकर डॉली उसका मुंह देखती रह गई। अब मेरी आंटी है इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलकर भी डोमिनेट करती रहेंगी। ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि आप मुझे झूठ बोल रही हैं। मैं तुम्हें कोई झूठ नहीं बोल रही शिवानी, बल्कि तुम उस बात पर विश्वास करना चाहती हो जो सच नहीं है। तुम मेरे मुंह से वो सुनना चाहती हो जो झूठ है, और झूठ में बोलती नहीं। मुझे जो समझ आ रहा है, मुझे जितना पता है, मैं तुम्हें वो बता रही हूँ। मुझे हवेली के बारे में नहीं पता और ना ही मुझे कुछ भी जानने में इंटरेस्ट है। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ तो मैं क्यों फालतू की चीजों में पड़ूं? डॉली ने सीधे मुंह कहा। इस बात से शिवानी ऑफेंड हो गई और वहां से खड़े होकर बोली, तुम्हें ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर बैठकर नाश्ता करने का। जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाएगा ना, मैं शांत नहीं बैठूंगा। इतना बोलकर शिवानी चिढ़कर वहां से चली गई और डॉली उसको देखते ही देखते रह गई। दूसरी तरफ वीरेंद्र भी शिवानी के इस जेस्चर से काफी परेशान हो गया। वो डॉली की तरफ देखते हुए बोला, मैं इसे देखकर आता हूँ। शिवानी के इस बर्ताव से डॉली काफी परेशान हो गई। तभी वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई और रुआसी होकर बोली, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। जिस बला से मैं आज तक शिवानी को बचाते हुए आई थी, आखिरकार वो उसके सामने आकर खड़ी हो ही गई। अब मैं क्या करूंगी? शिवानी चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो इतनी आसानी से इस बात को नहीं भूल पाएगी, डॉली ने घबराकर अपने आप से कहा। डॉली से रूठकर शिवानी मुंह फुलाए अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। तभी किसी ने उसके रूम के दरवाजे पर नॉक किया। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मत आओ इस वक्त यहाँ पर। तभी वीरेंद्र ने अपना थोड़ा सा चेहरा दिखाकर कहा, मैं हूँ शिवानी, थोड़ी सी बात करनी है, प्लीज आने दो। वीरेंद्र की आवाज सुनकर शिवानी नॉर्मल हो गई। अच्छा, आ जाओ तुम। तभी वीरेंद्र धीरे से अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया और शिवानी के आगे आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ तुम्हें, इतना मूड ऑफ क्यों है? तभी शिवानी इधर उधर देखकर बोली, ज्यादा सीधे मत बनो, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। देखा नहीं तुमने अभी डॉली आंटी ने क्या जवाब दिया मुझे? तभी वीरेंद्र ने एक लंबी सांस भरी और शिवानी को समझाया, शिवानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारी आंटी है, तुम्हें पता है ना उन्होंने तुम्हारे लिए आज तक कितना कुछ किया है, और तुम उनसे ऐसी बात कर रही हो? तुमने देखा तुमने उनसे कैसे बात करी, इतनी बदतमीजी से, और वो बेचारी तुम्हें इतने प्यार से समझा रही थी, और तुमने उनको चिल्लाकर जवाब दिया। प्यार से? आंटी बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं कर रही थी, और बात यहाँ पर प्यार या बदतमीजी की नहीं है। वो मुझसे सच छुपा रही है। क्यों नहीं बता रही वो मुझे सच के बारे में? आखिर ऐसा भी क्या है उस हवेली का राज जो वो मुझे बताने से कतरा रही है? शिवानी ने इरिटेट होकर कहा। तभी वीरेंद्र अपने हाथ मलते हुए कहता है, शिवानी, हो सकता है वो सच बोल रही हो। तुम इतने पक्के तरीके से कैसे कह सकती हो कि वो झूठ बोलेंगी? क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे हवेली के पास जाने से मना किया है। शायद वहां पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो नहीं चाहती कि मैं जानूं। ये सुनकर वीरेंद्र के माथे पर बल बढ़ गए। इसीलिए वीरेंद्र, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों उस बात के बारे में पता लगाएं। शिवानी का आइडिया जानकर वीरेंद्र एकदम हैरान हो गया। आओ बैठो उधर। तभी शिवानी ने वीरेंद्र को अपने बेड पर बैठने के लिए कहा। वीरेंद्र झेपते हुए वहां पर बैठ गया। देखो वीरेंद्र, मैं कल रात वाली बात से बहुत डिस्टर्ब हो गई। मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा, इसीलिए मैं उस सच के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या तुम इस सब में मेरी मदद करोगे? शिवानी की बात सुनकर वीरेंद्र एकदम चौंक गया। शिवानी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम उस बात को छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब है कि तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो। ये जो कुछ भी था वो होगा कुछ, लेकिन तुम अपने आप को इस सब में मत डालो। तुम्हारे लिए ये सब करना ठीक नहीं रहेगा। क्या ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा वीरेंद्र, अब तुम आंटी की तरह बातें मत करो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, 5th क्लास में नहीं हूँ मैं अगर ये सब काम करूंगी तो मेरे रिजल्ट खराब आ जाएंगे। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ यार, अब बड़ी हो चुकी हूँ। अपने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में जानने का पूरा हक है मेरा। इसलिए तुम बताओ, मेरी मदद करोगे या नहीं? वरना मैं इतनी बोल्ड हूँ कि अकेले दम पर भी सब कुछ जान सकती हूँ। शिवानी ने कड़क आवाज में कहा। वीरेंद्र मजबूर पड़ गया। वो अकेले तो शिवानी को इतना बड़ा कदम उठाने नहीं देता, इसीलिए मजबूरन उसको राजी होना पड़ा। तभी उसने शिवानी की बात पर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। क्या प्लानिंग हो रही है यहाँ पर? अचानक तभी कमरे के अंदर डॉली आ गई। डॉली को वहां पर देखकर वीरेंद्र का चेहरा फक पड़ गया। वो शिवानी के बेड पर से उठ गया। क्या प्लानिंग हो रही है? वीरेंद्र, मेरी बेटी को अकेले में क्या समझा रहे थे तुम? अब मैं तो कुछ नहीं समझा रहा था आंटी।
हम बस ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे। अब आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। वीरेंद्र ने चीखते हुए कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने अपने कानों से साफ साफ सुना है। तुम शिवानी की मदद करने वाले हो ना किसी चीज में। लगता है कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। डॉली ने गुस्से में कहा। तभी शिवानी एकदम घबरा गई और बात को पलटते हुए बोली, नहीं आंटी, वीरेंद्र का बस कुछ कंप्यूटर का काम था, वो उसे करने के लिए बोल रहा था। चुप हो जाओ शिवानी, बस अब बहुत हो चुका। पहले ही कल रात से तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर लिया है। दिन के टाइम पहले किशोर से पंगा ले लिया, उसके बाद तुमने आधी रात में हवेली जाकर वो पेंटिंग वाला इशू। जब से ये वीरेंद्र तुम्हारा दोस्त बना है ना, तब से तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो। जब देखो अपनी मनमानी करती रहती हो। डॉली का इल्जाम सुनकर वीरेंद्र शॉक्ड रह गया। शिवानी को भी बुरा लगने लगा। वो तभी आवाज में बोली, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही तो बात है, डॉली ने चिल्लाकर कहा। तभी वो वीरेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, बिगाड़ कर रख दिया ना तुमने मेरी बेटी को। जब से उसकी लाइफ में आए हो तब से उसे बिगाड़ कर रख दिया है। पता नहीं अकेले में उसे क्या क्या पट्टी पढ़ाते रहते हो। तभी से शिवानी अजीब सी बातें करने लगी है। शिवानी और वीरेंद्र हैरान थे। वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मुझे लगता है कि जब तक तुम शिवानी के साथ रहोगे ना, वो ऐसी उल्टी सीधी बातें करती रहेगी। इसलिए प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, यहाँ से चले जाओ। वैसे भी तुम आज सुबह जाने वाले थे ना, इसलिए दोपहर का टाइम हो रहा है। अभी भी तुम्हें बस मिल जाएगी और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर शिवानी शॉक्ड रह गई और डॉली की तरफ देखते हुए बोली, आंटी आप वीरेंद्र से कैसी बातें कर रही हैं? शिवानी चुप, बिल्कुल चुप हो जा। मुझे इस वक्त तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। इस लड़के ने पहले ही तुम्हें बहुत बेकार कर दिया है। अब मैं एक पल भी इसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी। वीरेंद्र प्लीज जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हमारे घर का माहौल और खराब हो जाए। वीरेंद्र कहीं नहीं जाएगा आंटी। स्पेशली अगर आप उसे ऐसे बोलकर यहाँ से निकालेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और मेरा क्या? इस लड़के के आते ही तुम अपनी आंटी को भूल गई। शिवानी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? डॉली की इस बात ने शिवानी को हिलाकर रख दिया था। एक तरफ उसकी आंटी थी जिसने बचपन से लेकर के आज तक उसके लिए बहुत कुछ किया था, और दूसरी तरफ वीरेंद्र, उसका नया दोस्त। कहने को तो वीरेंद्र ने भी शिवानी के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन इन दोनों के बीच में शिवानी किसको चुनती? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं वीरेंद्र से नफरत नहीं करती। उसने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। उसने 2 बार मेरी जान बचाई है, हमारी जमीन के लिए अपनी जान को रिस्क में डाला है। मैं उसके इन एहसानों को नहीं भूल सकती। डॉली हैरान होकर शिवानी की शक्ल देखने लगी। इसलिए अगर आज आप वीरेंद्र को यहाँ से जाने के लिए बोलेंगी तो वीरेंद्र अकेला नहीं जाएगा, मैं भी जाऊंगी इसके साथ यहाँ से। ये सुनकर वीरेंद्र की होश उड़ गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर शिवानी की शक्ल देखने लगा। सीरियसली शिवानी, तुम इस लड़के के लिए अपना घर छोड़ दोगी? इतने कम टाइम पर इसने ऐसा क्या जादू चलाया तुम्हारे ऊपर? डॉली ने हैरान होकर कहा। तभी शिवानी एक आह भरकर बोली, कोई जादू नहीं चलाया आंटी, बस दिल से दिल के कनेक्शन की बात होती है, और मेरा वीरेंद्र से कुछ तो कनेक्शन है। इसलिए अभी जब आपने वीरेंद्र को बुरा बोला था ना, ऐसा लगा था जैसे आपने मेरे सीने पर खंजर चलाया है। डॉली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आज तक शिवानी का ये रूप नहीं देखा था। शिवानी, मैं तुम्हें इस वक्त पहचान नहीं पा रही, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, इस वक्त तुम्हें मेरे और वीरेंद्र के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। वीरेंद्र को तो यहाँ से जाना होगा, लेकिन तुम उसके साथ जाओगी या फिर मेरे साथ यहाँ रुकोगी, ये तुम्हें चूज करना है। डॉली की ये शर्त सुनकर शिवानी के चेहरे पर उदासी छा गई। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र को भी अच्छा नहीं लग रहा था। डॉली और शिवानी के बीच में झड़प देखकर उसको अंदर से बुरा लग रहा था। तभी वीरेंद्र ने फौरन कहा, शिवानी ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये कोई तरीका होता है अपनी आंटी से बात करने का? और ये बच्चों वाली जिद है कि तुम भी मेरे साथ जाओगी। तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। तुम तो स्पेशली अपनी जॉब छोड़कर यहाँ पर आई थी ना आंटी के साथ रहने के लिए, फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, समझी? शिवानी हैरान हो गई। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। ये गलत है, तुम मेरे कहने पर यहाँ रुके थे, और अब इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तभी वीरेंद्र ने शिवानी के करीब आकर कहा, शिवानी, तुम्हें मेरी कसम है, अगर एक पल के लिए भी तुमने मुझे अपना सच्चा दोस्त माना है तो तुम यहाँ से मेरे साथ नहीं आओगी। आई बात समझ में? शिवानी चुप खड़ी थी। उसने ना तो वीरेंद्र को हाँ कहा था और ना ही ना। तभी वीरेंद्र अपना सामान समेटने लगा। वीरेंद्र प्लीज ऐसा मत करो, मुझे आने दो अपने साथ। नहीं शिवानी, मैंने कह दिया ना कि अगर तुम मेरे साथ आई तो हमारे बीच का ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। वीरेंद्र ने शिवानी को अल्टीमेटली धमकी दे दी। इसके बाद शिवानी उसके साथ आने की जिद नहीं कर सकती थी। वीरेंद्र की बातें सुनकर डॉली भी हैरान थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वीरेंद्र डॉली की साइड लेगा। क्या शिवानी अभी भी वीरेंद्र के साथ जाने की जिद करेगी? क्या शिवानी और वीरेंद्र के रास्ते एक बार फिर से अलग हो जाएंगे? अलग होने के बाद क्या वो दोनों वापस मिलेंगे? हवेली के पीछे का राज जानने के लिए क्या शिवानी कोई प्लान बनाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। Dear listener,